सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आपको अपडेट देंगे, जिसमें इस वक्त बहुत तेज़ी दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ ये मार्केट ऑल टाइम हाई पर गई और आज भी ये सिलसिला जारी रहा है। 100 इंडेक्स में 340 पॉइंट्स का इजाफा होने से इंडेक्स 58,500 की सतह पर पहुँच गया और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही ये 59,000 की सतह भी अबूर करेगा और फिर आने वाले 2 से 3 माह में जो इसका हदफ बताया जा रहा है वो 70,000 के करीब है। अब इस वक्त जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं वो कितने खुश हैं, कारोबारी हलकों के लिए कितनी अच्छी खबर है, इसी पूरी सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से और उनसे आज की मार्केट का अहवाल भी जानेंगे। कफील, बताइएगा आज क्या सूरत-ए-हाल रही दिन भर मार्केट में। एक बार फिर हमने देखा कि 300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और अब ये 58,500 की सतह पर इंडेक्स पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट में जो है वो तेजी का रुझान बरकरार है और 58,871 का मार्केट ने हाई बनाया। क्या बुनियादी वजूहात है? मेरे साथ मौजूद है जबरान सरफराज। जबरान, क्या हुआ मार्केट में? रोज बरोज नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और आज 871 का पॉइंट जो है वो इजाफा देखा गया। क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी बहुत वीक थी, अब जिस तरह यू टर्न लिया है इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर की तादाद भी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और जो नए इन्वेस्टर भी आ रहे हैं और साथ साथ जो इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये सबूत है कि मार्केट की पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अब ग्रोथ में आ चुकी है और साथ साथ जो है आप देख रहे हैं कि डॉलर का प्राइसेस का जो हुकूमत ने एक्शन लिया था, स्मगलिंग की रोकथाम और जो एक्शन लिए थे, इसका जो रिएक्शन आया था कि जो डॉलर के रेट है वो स्टेबल हो गए और साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो IMF से मुज़ाकरात है वो भी तकरीबन जो है पॉजिटिवली तय पा गए हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है मार्केट बहुत अच्छी बुलिश है और भी मजीद अगर इंटरेस्ट रेट के हवाले से कोई अच्छी खबर आ जाती है तो आप तेज़ी के नए लेवल भी आप मुस्तकबिल में देख सकते हैं। वॉल्यूम ओवरऑल कितना अभी जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया और क्योंकि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो 1 अरब रुपए जो है वो शेयर्स की मालियत रही थी। तो क्या समझते हैं कितना आगे जा रहा है और आगे किस तरह देख रहे हैं, इंडेक्स कहाँ तक जाएगा? देखिए, तकरीबन 1 अरब का वॉल्यूम हमने अब देखा 2-3 दिन पहले जो हिस्ट्री में देखा कि ये भी तकरीबन रिकॉर्ड हाई बन रहे हैं। अब वॉल्यूम के भी जो आप रिकॉर्ड देखेंगे बनते रहेंगे और साथ साथ इंडेक्स के भी रिकॉर्ड बनते रहेंगे और जिस तरह अच्छी खबरें आती रहेंगी इसी तरह ये बिहेव करते रहेंगे बाजार। ठीक है जी, ये जबरान सरफराज मेरे साथ थे और उनका यही कहना है कि मार्केट में वॉल्यूम भी अच्छे हैं, खबरें भी मस्बत हैं और यही वजूहात हैं जो मार्केट को बढ़ा रही हैं और उनका कहना ये था कि मार्केट का जो इंडेक्स है वो बहुत जल्द ठीक है। कफील, इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज कर रहे थे जहां इस वक्त एक बड़ा खुशगवार माहौल है, मार्केट ऊपर जा रही है और आगे भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंडेक्स ऊपर जाता रहेगा और ओवरऑल इसके पाकिस्तानी मईशत पर भी अच्छे असरात मुरतब होंगे। कैपिटल सिक्योरिटीज़ के CEO जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू करेंगे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये जो मार्केट इस वक्त अचानक ऊपर जाना शुरू हुई है, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं ग्रेजुअली कभी 600 कभी 400 कभी 800 पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। ये बड़ी खुशाइंद बात है। ये एक मुस्तकिल सिलसिला है, ये चलता रहेगा या फिर ये आर्जी किसी एक वजह की वजह से ये सिलसिला ऊपर जा रहा है? देखिए, ये मुस्तकिल सिलसिला इसलिए हो सकता है कि भाई अब आप सब हमको कवर कर रहे हैं काफ़ी सालों से। आप देख रहे थे कि क्या पिछले 2-3 सालों से अंडर प्राइस, अंडर रेटेड हमारी मार्केट हो गई थी। बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट थी पहले, फिर बाद में तो वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई थी। इकोनॉमी भी हमारी वर्स्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी के साथ साथ चल रही थी। तो जैसे ही IMF से डील हुआ है उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट पर भी थोड़ी थोड़ी खबरें अच्छी आने लगी और जो अंडर प्राइस्ड मार्केट थी वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। इंडेक्स का ऊपर जाना अच्छा या खुशाइंद है, लेकिन आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितने साल इंडेक्स नीचे भी रहा है और कई मरतबा ब्रेक थ्रू हुआ तो 40, 41, 42 पर पहुंच कर फिर डाउनवर्ड कोई पूरी खबर, चाहे पॉलिटिकल मसाइल की वजह से हो जाए, चाहे इकोनॉमी की वजह से हो जाए, चाहे डॉलर रुपये की पैरिटी की वजह से हो जाए, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हो जाए, वो होता रहा है। अब जाकर खुदा करके जब ये सेकंड ट्रांच हुई है और डॉलर रुपये की पैरिटी भी थोड़ी स्टेबल लग रही है, इंटरेस्ट रेट कम करने की भी बातें चल रही हैं, तो ये सब ने मार्केट को पुश किया है। लेकिन अभी भी मार्केट में ठीक है डेप्थ आ गई है, प्राइस डिस्कवरी बहुत अच्छी है, 25 अरब रुपए का रुपी टर्म में वैल्यूज में काम हो रहा है। लेकिन अभी भी आपको 3-3.5 के पी मल्टीपल पर बड़ी अच्छी कंपनियां जिनके अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, प्राइस बहुत सस्ती है, वो मिल रहे हैं। अच्छा, अगर उनका आप करें कि पिछले सालों में कहाँ तक वो पहुँचे हैं तो अभी भी सस्ते हैं। दूसरा ये कि उनके ऊपर जो सर्कुलर डेट का मसला है उसको भी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट अब कोशिशें कर रही है
तो ये भी हमारी मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर। तो जफर साहब, ये जो एक इन्वेस्टर का ट्रस्ट था, इसका मतलब IMF से डील होने के बाद वो बढ़ा है मार्केट के ऊपर। तो अभी जब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट आ रही है $70 करोड़ की, जब ये पाकिस्तान को मिल जाएगी, जाहिर है फिर इन्वेस्टर का ट्रस्ट और बढ़ेगा, तो नए लोगों को आप और इस तरफ आता हुआ देख रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का? देखिए, पिछले कुछ सालों से तो अभी बढ़ा है, लेकिन वो पीक नहीं अभी मिली जो मुशर्रफ के टाइम पर मिलती थी। अच्छा। लेकिन ये है कि लोगों का आना, लोगों को ट्रैफिक में कैपिटल मार्केट पर पहुंचना और ये सब शुरू हो गया है, जो एक खुशाइन बात है। वो हमारे जो थे ना मुशर्रफ के गोल्डन ईयर्स के टाइम पर 2005-6 में, उसमें तो इतना इन्वेस्टर आ जाता था कि मार्केट जब बंद होती थी तो बाहर निकलने में मुश्किल हो जाती थी, इतना रश होता। तो जफर साहब, इसका मतलब कि ये जस्ट रिकवरी हुई है, वो जो पिछले 3-4-5 साल से मार्केट डाउन थी, ये अभी उस राइज पर नहीं पहुंची जहां आज से कोई 15 से 18 साल पहले मार्केट हुआ करती थी? जी बिल्कुल नहीं पहुंची है। अभी आप पी मल्टीपल से इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ रुपी टर्म्स में टर्नओवर पर है। इसका प्रूफ ये है कि इंडेक्स में तो वो सब डिविडेंड ऐड हुए हैं 3-4 साल के, तो इसलिए आपको लगता है कि इंडेक्स बहुत ऊपर है। लेकिन ये है कि अभी भी मार्केट में बहुत चार्म है, और वही चार्म अगर ये इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम कर दे सिंबॉलिकली भी, तो बढ़ सकता है। अच्छा, तो उस राइज तक पहुंचने के लिए और मजीद फिर क्या स्टेप्स लेने होंगे? ये अभी IMF से डील हो रही है, जाहिर है ये कंटिन्यूशन रहेगी पॉलिसी की, आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगी। मजीद कौन से ऐसे फिर गवर्नमेंट लेवल पर ये स्टेप्स होने चाहिए कि उसी राइज पर मार्केट आए जो कि आज पिछले 8-10 साल में मिस किया जा रहा है उसको? देखिए, पहले तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बना लेनी चाहिए, यानी इलेक्शन हो जाने चाहिए, और ये मसाइल जो पॉलिटिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल सीज फायर हो जाना चाहिए, और इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर है इसका कि इंटरेस्ट रेट थोड़े कम करने चाहिए। इतने इंटरेस्ट रेट पर बैंक के सर्विस चार्जेस के बाद कोई इंडस्ट्रियाँ फीजेबल, कई इंडस्ट्रियाँ नहीं रही हैं, क्योंकि 22% तो इंटरेस्ट रेट है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। उसके बाद 2% सर्विस के कॉस्ट आती है बैंकों को जो उधार देते हैं बड़ी इंडस्ट्रियों को, तो 25% पर फीजेबल नहीं रहता है। तीसरा ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इकोनॉमी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। बस अगर ये 2-3 चीज़ें हो जाएं, मैं शो तो ये कर रहा हूँ कि बड़ी मामूली हैं तो बहुत बड़ी मुश्किलात, सर्कुलर डेट भी है, इसमें कर्जे बढ़ने का भी है, लेकिन ये 4-5 बेसिक जो है ना वो हो जाए। अपना एक्सपेंडिचर कम कर ले, गैप, और अपने को वो जो किस्तें मिल रही हैं उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट देना है, वो जो हाई एंड के इंटरेस्ट रेट है उसको किसी तरह हल करें, और जो इंटरनेशनल क्रेडिट लिया हुआ है, जो पैसे डॉलर उठाए हुए हैं, उनको किसी तरह कम करने की कोशिश करें, तो इकोनॉमी भी चलेगी और कैपिटल मार्केट। तो जफर साहब, ये जो तजवीज़ हैं आपकी 4-5 बड़ी अहम है ये, लेकिन इन पर अमल दरामद करने के लिए पाकिस्तानी इकोनॉमी में इस वक्त इतनी कैपेसिटी है? आने वाली जो भी फाइनेंशियल टीम होगी इलेक्टेड गवर्नमेंट की, उसकी इंटेंशन तो हो सकती है, लेकिन फिर वो इतनी कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए कि इन तजवीज़ पर वो अमल कर सके। कॉम्पिटेंट, यही आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि हम कई मरतबा कैपिटल मार्केट में बोलते हैं कि करप्ट गवर्नमेंट चल सकती है पाकिस्तान पर, इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट जो है ना वो ज्यादा सत्यानाश कर देती है। तो ये कॉम्पिटेंट होगी अगर ये अपनी एक्सपेंडिचर कम कर ले, शो करे सिंबॉलिकली। मैं कई मरतबा ये सिंबॉलिकली वर्ड क्यों बोलता हूँ कि आप शो करो कि हम उस तरफ जा रहे हैं। जैसे सब लोगों को था कि भाई जो वापडा के इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है वो उनको नहीं मिलनी चाहिए, तो वो शो थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा सिंबॉलिकली, तो भी लोग खुश हो जाते हैं। इस तरह आप सिंबॉलिकली इंटरेस्ट रेट को, इलेक्ट्रिसिटी को, अपने एक्सपेंडिचर्स को, अपने जो मराहत मिली हुई है उनको थोड़ा कम करेंगे तो फिर एक फील गुड एलिमेंट आता है जो इकोनॉमी को भी तेज करता है। और जफर साहब, ये इन तजावीज़ पर अमल होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आने वाली जो भी इकोनॉमिक टीम हो उसके पहले से आप लोगों के साथ उस सेटिंग्स हों, आप लोग अपनी तजावीज़ उनके सामने रखें। तो अब तो बहुत कम टाइम है इलेक्शन में भी, ये सिलसिला कुछ शुरू हुआ है, कुछ सियासी जमातों की इकोनॉमिक टीम्स ने आप लोगों ने उनसे रब्ता करना शुरू किया? बहुत राब्ते हो रहे हैं, बहुत कंटेनमेंट है कि ये राब्ते कंटिन्यू रहेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। लेकिन आप एक राब्ते को नहीं देख रहे कि इस दफ़ा तो IMF भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर मेहनत कर रही है। अभी एक हफ्ते बाद दोबारा वो आएगी कि भाई टैक्स का नेट बढ़ाना चाहिए, तो ये शो कर रहा है कि, और IMF ने इलेक्शन से पहले ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मुलाकातें शुरू कर दी थी कि पॉलिसी सेम रहेंगी, कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए, और जो IMF कहती जा रही है वो होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि फिर हम लोग है ना
ये मसाइल से निकल जाएंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जफर मोतीवाला साहब, CEO कैपिटल सिक्योरिटीज थे। और ज़ाहिर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उसकी एक वजह IMF और पाकिस्तान की जो डील तय पाई है वो भी है, लेकिन अब IMF का पाकिस्तान को दूसरी किस्त देने से पहले एक और मुतालबा सामने आ गया। एक के बाद एक मुतालबे सामने आ रहे हैं। IMF बोर्ड इजलास से कबल अब बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत लाजमी करार दे दी गई है, और इस सिलसिले में एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि IMF की क्या डिमांड है, पाकिस्तान किस हद तक पूरी कर सकता है। $70 करोड़ जब आ जाएंगे तो पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट से वापस आएंगे तो मियां जाहिद हुसैन साहब मारूफ सनतकार हैं, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। तो उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है कि 8 दिसंबर तक पाकिस्तान को $70 करोड़ और मिल जाएंगे। अब जब ये अमाउंट आ जाएगा, ये मजीद डॉलर्स आ जाएंगे, तो मुल्क की मईशत में क्या बेहतरी आ सकती है, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ पर और पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सर ये IMF से हम ज़रा शुरू करते हैं। जो $70 करोड़ आ रहे हैं, ये दरअसल इस वक्त पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए कितने ज़रूरी हैं, इससे क्या क्या बेहतरी आ सकती है, फिर ज़रा हम आगे भी स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। देखें, जहाँ तक तो ये डॉलर आने का ताल्लुक है कि ये $70-71 करोड़ जो आने हैं, उनकी जो सेकंड ट्रांच है, ये तो अमाउंट तो खैर आएगा, लेकिन ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। असल ये जिसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। क्योंकि जब आप IMF के प्रोग्राम में होते हैं और उनके जितने भी स्ट्रक्चरिंग होती है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो लैंडर्स हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो भी यही चाहते हैं कि आपकी जो इकॉनमी है वो सही फुटिंग्स के ऊपर चल रही हो और आप नुकसानात ना कर रहे हों, और IMF उसको सर्टिफाई करे, तो फिर वहाँ से भी आपके दोस्त ममालिक से भी आपको लैंडिंग आसानी से हो जाती है। और जो इंटरनेशनल जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़ाहिर उनके इतने मीन्स नहीं होते कि इन चीज़ों को जांच सकें, तो IMF के ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में हैं तो इसका मतलब है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक है, तो फिर वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये $70 करोड़ तो आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमें $6 अरब मज़ीद चाहिए, जो भी हमें कि लोन रीपे करना है, तो उसके लिए भी फिर हमें उसी से मदद मिलेगी अगर हम IMF के प्रोग्राम और उसके स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करें। और सर, जब भी हम इस प्रोग्राम में जाते हैं या अप्रूवल्स होती हैं, ये एक किस्त फिर दूसरी किस्त आती है, तो ओवरऑल पाकिस्तान पर, एक आम आदमी पर, खासतौर पर पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पर बड़ा बोझ पड़ जाता है। फिर गैस महंगी करनी पड़ती है, कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं, सनतकारों के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो फिर इस वक्त आप ये गवर्नेंस के इशूज़ देखते हैं, पाकिस्तानी इकॉनमी में इतनी कैपेसिटी है कि फिर ये अभी तो कुछ तजवीज़ जफ़र मोतीवाला साहब भी दे रहे थे कि उस पर अमल दरामद हो सके और एक बिजनेसमैन को एक सहूलत और रियायत मिल सके। देखें, बात यह है कि बिज़नेस कम्युनिटी पे और आम आदमी पे तो इसका बोझ तो पड़ता है, जो IMF की जो सिफारिशात होती हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, और हमें उसको फॉलो करना होता है। लेकिन बात यह है कि ये डॉक्टर के नुस्खे की तरह से हैं। अच्छा। कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको डॉक्टर का नुस्खा जो है, प्रिस्क्रिप्शन आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो हमारी मजबूरी ये है कि अगर हम इसी तरीके से लल्ले तलल्ले जारी रखें और फिर हम कहें कि जी हमें और लोन भी चाहिए या हमने अपना मुल्क भी चलाना है, तो फिर आपको लोन तो मिलेगा नहीं, इसलिए कि आप अब बिल्कुल उसको सरपास कर चुके हैं जो आपकी लिमिट होती है। अब आपको मज़ीद बोरो करने की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको चाहते या ना चाहते IMF के प्रोग्राम को फॉलो करना पड़ेगा, और ये ज़रूरी है। अच्छा, बात यह है कि IMF ने तो ये देखना होता है कि ओवरऑल उसके पास जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक आपके रेवेन्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपके लॉसेस तो नहीं हो रहे, आपका बाकी जो चीज़ें हैं, बिजली के शोबे में लॉस तो नहीं है, गैस के शोबे में लॉस तो नहीं है, टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट कितना बढ़ रहा है, टैक्स कलेक्शन को देखते हैं। तो ये ओवरऑल वो इन चीज़ों को देखते हैं। अब उसकी जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो हमने देखनी होती है कि हम क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि अभी आपने बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर बोझ की जो बात की, तो 1300 अरब रुपये हमारा बिजली के शोबे में लॉस है। इसी तरीके से कोई 1300 अरब रुपये का हमारा ये जो गवर्नमेंट की SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, उसमें वो साइफन होते हैं। तो 2600 अरब रुपये का ये जो सालाना लॉस है हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट करती है, तो ये लॉस जो है ये किसने देना है? ये अवाम ने देना है, मैंने देना है, आपने देना है, बिजनेस कम्युनिटी ने देना है। तो ये पैसे जो हैं ये हमें देने पड़ते हैं। अगर ये लॉसेज हम ठीक कर लें, अब IMF तो ये कहेगा कि ये लॉसेज या तो आप लॉसेज ख़त्म कर दें या ये आप टैरिफ बढ़ाएं। तो हमारे लिए आसान चीज़ ये होती है कि हम टैरिफ बढ़ा देते हैं।
अब लॉसेस ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है हमें चोरी को रोकना होगा, हमें जो नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स है उसको देखना होगा, लाइन लॉसेस को ख़त्म करना होगा, ये चीज़ें ठीक करनी होगी। तो उसके लिए ये इदारे हमें प्राइवेटाइज करने होंगे। तो वो एक लंबा काम है, मुश्किल काम है, लेकिन असल काम वही है। अगर जब तक वो हम नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आवाम के ऊपर ये बोझ अब इसी तरफ में आता है कि ये तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अब हमारी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। जैसे अभी एक प्रोटेस्ट की कॉल आई है कि पहले हम 1 दिन एक्सपोर्ट बंद करेंगे, अगले मरहले में 2 दिन, और फिर ये दायरा और बढ़ सकता है। तो इससे तो उल्टा पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान होगा। गवर्नमेंट IMF के प्रेशर में कि उन्हें वो शराइत रखनी है, उन कंडीशंस को पूरा करना है, और यहाँ इंडस्ट्री मानने को तैयार नहीं है। तो ये अब दरमियान में क्या वे आउट है गवर्नमेंट के पास? हाँ देखें, बात यह है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अब बिज़नेस कम्युनिटी जो है, अगर उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इतनी हाई हो जाएगी कि वो अपनी चीज़ बना ही नहीं सकते और एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर कैसे होगा? देखें ना, इस रीजन में और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके साथ हमें कॉम्पीट करके अपनी प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, एक्सपोर्ट करनी होती हैं, उन सब के मुकाबले में हमारी गैस और बिजली महंगी है। एक तो गैस और बिजली नायाब है, अवेलेबल नहीं है, फिर उसमें डिस्टर्बेंसेस हैं यानी ब्रेकडाउन्स हैं, और फिर ये है कि उसकी कीमत ज़्यादा है। तो ये इतने सारे ऑब्स्टेकल्स जो हैं, ये जब हम करने जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फिर हमें इंटरनेशनल मार्केट में हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई है। IMF कहता है कि भाई ये लॉसेस ख़त्म करो, तो इसका हल तो यही है कि इस्लाहात की जाएँ, लाइन लॉसेस ख़त्म किए जाएँ, चोरा चकारी ख़त्म की जाए, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस को मिनिमाइज़ किया जाए। मिसाल के तौर पर तकरीबन 22 रुपये यूनिट हम बिजली की मद में कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उसको भी उसका सही हल निकाला जाए, उसको सही फाइन ट्यून किया जाए। मिसाल के तौर पे वो जो बिजली के 22 रुपये यूनिट तो कौम पे कर ही रही है, वही सर्दियों के 5 महीने में अगर वो बिजली सस्ती दे दी जाए इंडस्ट्री को, तो ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिनिमाइज हो जाए, वो पूरे साल की बेसिस के ऊपर उस कॉस्ट को एडजस्ट कर सकें। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल उसके निकाले जा सकते हैं। फिर उनको कोई सस्ती गैस भी दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें बहरहाल हमारे यहाँ इसको मैनेज करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर शायद उतना जिस तरीके से काम होने की ज़रूरत है वो उस तरीके से काम हो नहीं रहा। तो इसका मतलब जब कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो शायद बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अभी भी हम देख रहे हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो गया, 1 दिन भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बंद हुई वंस इन अ वीक, तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना डैमेज करेगी? 1 दिन बंद होने का एक आम आदमी क्या मतलब ले? पाकिस्तान की मईशत को कितने अरब या कितने अरब डॉलर्स का नुकसान? हाँ देखें, पाकिस्तान की कोई 25-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि बढ़नी चाहिए। एक जगह पे हम स्टैगनेंट हैं काफ़ी अरसे से, तो वो तो बढ़नी चाहिए, लेकिन वो बढ़ने की बजाय अभी खैर पिछले महीने हमारी एक्सपोर्ट्स कोई 13% के करीब बढ़ी हैं। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो 34% पिछले महीने नैरो हुआ है। पिछले 4 महीनों में वो नैरो हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है वो 10% बढ़ी है सिर्फ अक्टूबर में। और अगर पूरे इन 4 महीनों में देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स 0.66 यानी 0.66% जो है हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, जबकि उससे पहले काफ़ी अरसे से एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही थी। अब अल्लाह अल्लाह करके अगर हमारी कुछ एक्सपोर्ट्स बढ़ने की कोई नौबत पैदा हुई थी या एक इम्कानात पैदा हुए थे, तो अब जो गैस की कीमत जो है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कोई 84% इंक्रीज़ की गई है, जिसकी वजह से ये सारी आओ बका जो हो रही है इंडस्ट्री की तरफ से, इसलिए कि वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। अब इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, IMF को साथ बिठाएं या जो भी करें, तो उसके लिए एक्सपोर्ट को फिजिबल करने के लिए आपको इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका हल ना निकल सके। मैं समझता हूँ कि इसके हल मौजूद हैं और इंशाल्लाह निकल आएंगे। तो सर ये इसके हल आप तजवीज़ भी करें ताकि ये हुक्काम बाला तक भी आवाज़ पहुँचे, चूँकि ज़ाहिर है 1 दिन भी एक्सपोर्ट बंद होती है या कंपनीज़ अपने आप को शट डाउन करती हैं, तो उसका असर एक आम मजदूर पर पड़ता है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। फिर ज़ाहिर है वो पहले इतनी मुश्किल में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, तो वो किधर जाएगा? वो ये तो फिर वो बेरोज़गारी की तरफ मामला चला जाएगा। फिर कंपनीज़ सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों को निकालेंगी। देखें, बात सिर्फ मजदूर की नहीं है, बात आपकी बैंकिंग कमिटमेंट्स की भी है। जो आपने बैंकों से लोन लिए हुए हैं उसको आपने 22% मार्कअप है, जो उसके ऊपर स्प्रेड भी लगा लें तो 24-25% मार्कअप है, वो भी आपने रीपे करना है। बैंक के साथ आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपके जो आपका बायर है उसके साथ आपकी शिपमेंट शेड्यूल्स बने हुए हैं, वो आपकी कमिटमेंट्स हैं। फिर आपका जो सप्लाई चेन है जिससे आप रॉ मटेरियल लेते हैं उनकी आपने पेमेंट्स करनी है। ये तो सारा एक सर्कल चल रहा होता है ना। तो उस सर्कल में किसी एक जगह भी ब्रेक आता है। एक मिल के 35-35 लाख रुपए के गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं 35-35, 50-50 लाख रुपए के। तो हर महीने की करोड़ों रुपए की कमिटमेंट्स होती हैं जो आपने एक तरफ से लेनी होती हैं, एक तरफ देनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ज़रा सा भी पहिया कहीं पे जाम होता है तो इसका मतलब यह है कि आप टोटल कोलैप्स की तरफ जाते हैं। तो मैं नहीं समझता इसमें गुड सेंस प्रिवेल करेगी इंशाल्लाह। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत में जो हमारे वज़ीर तिजारत हैं वो बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और ख़ुद इस ट्रेड से वाबस्ता है। तो
तो वो इस चीज़ की वकालत करते रहे हैं कि हमारा रीजनल टैरिफ होना चाहिए। रीजनल टैरिफ का मतलब ये है कि हमें इस इलाके में जो बिजली और गैस की कीमतें दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलती हैं वही हमें भी मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को किसी न किसी अंदाज में एडजस्ट कर लिया जाएगा। और जो मैंने अभी आपसे तजवीज़ पेश की थी कि जो 22 रुपये पर यूनिट हम बिजली की उसको कैपेसिटी चार्जेस हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं, तो उसी को अगर 4-5 महीने इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली सस्ती दे दी जाए तो वो मसला हल हो सकता है। लेकिन ये कि बिजली के सिस्टम को भी ठीक करना होगा कि उसमें। अच्छा सर, ये जो 84% आपने कहा कि अभी इंक्रीज कर दिया गैस का रेट, तो ये इसमें फिर वे आउट क्या, इसको 42% कर दिया जाए या इस 84 को ये फिर मंथ वाइज इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसकी क्या तजवीज़ निकल कर सामने आई, इसका हल क्या होगा? देखें, इसमें जो इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ाई है ना, ओवरऑल कोई 194% बढ़ाई है, तकरीबन डबल कर दी है। तो इससे कोई 860 अरब रुपए का गवर्नमेंट उसमें रेवेन्यू लेना चाहती है ये गैस सेक्टर के लिए, ताकि गैस सेक्टर के एक तो लॉसेस खत्म किए जाए। और ये सर्दियों की तरह गर्मियों में भी यही रेट्स आप लोगों पर अप्लाई होंगे? यही रेट होंगे और उसको जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक उन रेटों को किया जाए। इसलिए कि पाकिस्तान में जो गैस है वो तो 8% के हिसाब से हर साल कम होती जा रही है जो हमारी एक्सप्लोरेशन है। तो अब बात यह है कि हमें फिर इंटरनेशनल मार्केट से जो गैस की कीमतें हैं वही हमें पे करनी पड़ती हैं। तो वो तो देखें ना, दूसरा जो हमारा बायर है, यानी वर्ल्ड में जो दूसरे गैस खरीदते हैं लोग, वो भी उन्हीं कीमतों के ऊपर ख़रीदते हैं अनलेस कि वो पहले से उसकी एडवांस बाइंग ना कर लें। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको एक अच्छे मैकेनिज़्म के ज़रिए फाइन ट्यून करके इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल, तो अब अगर गैस जो है वो अगर हम बाहर से महंगी इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो हमें यहाँ महंगी ही देनी पड़ेगी, लॉस तो नहीं आप कर सकते। लेकिन ये है कि फिर आपके पास बिजली है, फिर दूसरी चीज़ें हैं, फिर आप हाइडल है, एक असल में एनर्जी बास्केट है। एनर्जी बास्केट में आपको ये देखना है कि उसमें सोलर का शेयर कितना है, उससे सस्ती पड़ती है, आपका बास्केट में ओवरऑल रेट कम हो जाता है ना। इसी तरीके से आपको ये देखना है कि विंड का उसमें शेयर कितना है। अगर आपका उसमें शेयर जो है वो फॉसिल फ्यूल वाली बिजली का अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। चलें जाहिर साहब, ये इस नुक्ते को हम ज़रा ब्रेक के बाद आगे बढ़ा। जो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए जो एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है, क्या अब उसके बाद कोई बेहतरी की उम्मीद है या नहीं, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सनतकारों ने एहतजाज किया और हुकूमत को बताया कि हम अब एक ऐसा एहतजाज करने जा रहे हैं जिसमें एक्सपोर्ट्स को बंद किया जाएगा और इनिशियली एक हफ्ते में एक बार, फिर आगे चलकर एक हफ्ते में 2 बार और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो एक सनती पॉलिसी लाने का हुकूमत की जानिब से ऐलान भी किया गया है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन से पहले ये एडवाइजरी काउंसिल बाकायदा तौर पर काम शुरू करेगी और ये पॉलिसी भी हतमी तौर पर सामने आ सकती है। अब इस पॉलिसी के कितने दूरस्थ असरात हमारी इकॉनमी पर मुरतब होंगे, क्या क्या इससे बेहतरी आ सकती है, जाहिद हुसैन साहब से जानते हैं। जाहिद साहब, ये इससे पहले हमने आमतौर पर देखा बिजनेस कम्युनिटी को ये शिकायत रही है कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी लाने से पहले, डिसीजन करने से पहले ऑन बोर्ड नहीं रखती, ताजिरों को, सनतकारों को डिसीजन कर लिया जाता है और फिर उन पर इम्पोज कर दिया जाता है। इस बार ये क्या कुछ मुख्तलिफ होने जा रहे हैं? जो एक एडवाइजरी काउंसिल बनी है, इसमें एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जा रही है, किस नौयत की ये पॉलिसी होगी, आप लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा? मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि बड़े अरसे से हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। अच्छा, तो ये होनी चाहिए। उससे ये होगा कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी और जहद बनेगी कि हमें इंडस्ट्री किस तरह की चाहिए, कितनी एडवांस इंडस्ट्री चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक तो इंडस्ट्री 20-25 साल पुरानी सनतें, इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं। तो इंडस्ट्री को क्या हम इंसेंटिव देंगे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी टैक्सेशन क्या होगी, उसको हम इनपुट्स किस कॉस्ट के ऊपर देंगे, उनको कैसे दुनिया में कॉम्पिटिटिव किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा होंगी। तो ये जब हम करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपका सनतकार जो है वो इंडिया के, श्रीलंका के, बांग्लादेश के, वियतनाम के सनतकार के बराबर बैठेगा और उसके मुताबिक उसको पॉलिसी आप देंगे, तो फिर ही तो आप आगे चल पाएंगे ना, क्योंकि दुनिया जो है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो ये चीज़ करनी बहरहाल बहुत ज़रूरी है। अब आ जाएँ काउंसिल के ऊपर। काउंसिल में जो इन्होंने जिन लोगों को लिया है वो पाकिस्तान के बड़े नामवर और चोटी के इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं और जेन्युइन लोग हैं। पहले क्या होता है कि वो अपनी मर्ज़ी के बंदे उसमें डालना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से जो भी काउंसिल वगैरह बनती हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है बड़े चोटी के और नामवर और रेलेवेंट लोग जो हैं उन्होंने उन काउंसिल में लिए हैं और मैं समझता हूँ कि उनके नतीजे में की जो सिफारिशात होंगी, काउंसिल तो सिफारिशात पेश कर सकती है, तो वो जो सिफारिशात होंगी वो बिल्कुल अच्छी होंगी और काबिल अमल होंगी। फिर अगेन क्वेश्चन यही आ जाता है कि इससे पहले भी ये काउंसिल बनती रही हैं
और इस तरीके से तजावीज़ आती रही हैं, हर बजट के मौके पे भी तजावीज़ आती हैं और उनके ऊपर मीटिंग्स भी होती हैं और पूरी मैराथन मीटिंग्स होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं होती कि वो हमारी तजावीज़ को किसी तरीके से भी एक्सेप्ट कर सके। वो छोटी मोटी जो तजावीज़ होती हैं वो तो वो मान लेते हैं, लेकिन जो बड़ी स्ट्रक्चरल किस्म की तजावीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट के पास स्पेस नहीं होती। अब स्पेस क्यों नहीं होती? असल में बात यह है कि हमारी सारी स्पेस जो है ना वो इनएफिशिएंसी ने, करप्शन ने और क्या चोरी ने और हेरा फेरी ने वो स्पेस सारी वो उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है। सही। अब बात यह है कि चोरी मैं करूँ, बिल आप दें। तो जब ये सिलसिला चल रहा है मुल्क के अंदर, या इसी तरीके से आपको पता है बिजली हम तकरीबन 20-22 हज़ार 25 हज़ार मेगावाट हमें पर डे चाहिए होती सर्दी और गर्मी के डिफरेंस से, और उसमें से 4000 मेगावाट बिजली हमारी पता नहीं चलती कहाँ गई। सही। या वो चोरी हो जाती है या लाइन लॉसेस में ज़ाया हो जाती है। अच्छा, या उसके इस तरह की जब भी पॉलिसीज़ कभी बनती हैं तो हम ये देखते हैं हुकूमत आई, टीम बदली, पॉलिसी चेंज। हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आता है, उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, वो अपने लाइक माइंडेड लोगों को लाता है, वहाँ पर फिर ये इस तरह की पॉलिसीज़ फिर वो पीछे ही रह जाती हैं। कंटिन्यूशन इस तरह की पॉलिसी की कितनी ज़रूरी है कि आगे किसी की भी गवर्नमेंट आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे, फिर उसी पॉलिसी की कंटिन्यूशन अगली अगर गवर्नमेंट चेंज होती है उसमें भी रहे। तो वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है जिस पर बार बार बात होती है सिस्टम में? देखिए, बात यह है कि दुनिया की किसी भी नेशन में ये एक उनका सोच होती है कि भाई हमारे कोई भी इदारा जो है वो हमने लॉस में नहीं चलाना, और अगर लॉस में चलाना है, कोई इदारा ऐसा है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में लॉस में चलाना है तो उसमें कितना लॉस करना है, वो सारी चीज़ें उनकी जो होती हैं प्री प्लान्ड होती है, एडहॉक बेसिस पे कहीं नहीं होती। पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है वो एडहॉक बेसिस के ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं। में हम 4-4 फाइनेंस मिनिस्टर्स को देखते हैं, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम अराइज होते हैं। अब क्या है कि वो IMF ने ये चीज़ें देखते देखते अब ये चार्टर ऑफ इकॉनमी कह लें या डंडा कह लें या स्ट्रक्चरिंग ऑफ इकॉनमी कह लें, अब उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया। पहले वो मैक्रो देखते थे, अब उन्होंने माइक्रो में भी घुसना शुरू कर दिया है। बात यह है कि अगर हम खुद सीधे नहीं होंगे या अवामी ज़बान में बंदे दे पुत्र नहीं बनेंगे तो फिर वो ऊपर से बना रहे हैं। इसलिए कि एक जो एटॉमिक पावर है, एक 22, 23, 24, 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है और इतना जरखेज़ मुल्क है, वो अगर इस तरीके से तबाह हो तो 25 करोड़ आदमी जो है वो भूखे नंगे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसलिए उनको भी ज़रूरत है कि हमें वो ठीक करें और हमें वो स्ट्रक्चर करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो IMF जो अपना प्रोग्राम दे रहा है, तो वो चार्टर ऑफ इकॉनमी कह लें या स्ट्रक्चरिंग ऑफ इकॉनमी कह लें, वो ज़रूरी है हमारे लिए। जिस तरह माइक्रो इकोनॉमी में अब मदाखलत IMF की हम देख रहे हैं मुख्तलिफ छोटे छोटे सेक्टर्स में भी, तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कोई खतरे की बात तो नहीं है? चूँकि बिल्कुल नहीं है। 2 रोज़ पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी IMF की एक डिपार्टमेंट की, उसमें पाकिस्तान का जो इस साल के माली साल के आखिर तक कर्ज है वो 81.8 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगा, जो पाकिस्तान की GDP का कोई 70-72% बन रहा है। तो ये अगर ये 100 ट्रिलियन पर पहुँच जाता है या उससे भी ऊपर 1-2 साल में पहुँच जाता है तो ये कर्ज के बोझ तले तो पाकिस्तान दबता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें जो है ये आगे दुनिया भी हमें अलाउ नहीं करेगी कि जिस नहज के ऊपर हम जा रहे हैं तो हमें एक बंदा खुदकुशी कर रहा है तो दूसरा देख रहा है उसको पकड़ लेता है। तो वही बात है कि IMF हो या वर्ल्ड प्लेयर्स हों, वो अगर हमें देख रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियर पावर है, एक मुल्क है, ये अगर इस तरफ जा रहा है, कोलैप्स की तरफ जा रहा है या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो वो भी हमें पकड़ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि यार ऐसा मत करो, तो हमें भी ऐसा करने, इसके रुकने की ज़रूरत है कि इन चीज़ करें। एक और फैक्टर है, अभी आपने IMF का आज ही मैंने पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि जी अब हम इसको रिव्यू करेंगे कि इन्होंने अपना जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाने के लिए जो रिटेलर और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको किस तरीके से नेट में ला रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि इसमें 4000 अरब रुपए का गैप है साल का। तो अब 4000 अरब रुपए मुँह से कहना आसान है, बात यह है कि अगर ये हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो टैक्स पूरा नहीं देंगे तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। हमारी जो टोटल ओवरऑल इकॉनमी का साइज़ है उस हिसाब से हमारा टैक्स होना चाहिए 13000 अरब रुपए साल, और हम जो टैक्स अभी हमने जो टारगेट की बात कर रहा हूँ वो है 9400 अरब रुपए। अब उसमें कितना कलेक्ट होता है या कितना नहीं होता। तो अब हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती है कि हम टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा देते हैं, टैक्स नेट को हम नहीं बढ़ा रहे। यानी अभी भी वो नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो अगर आप परसेंटेज निकालें तो वो बड़े लेस हैं, और कलेक्शन तो हम हर साल इजाफा करते हैं। हर हुकूमत आती है वो कहती है हम 9000 अरब 8000 अरब कर्ज टैक्स जमा कर लेंगे, तो वो कलेक्शन बढ़ रही है, नेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? लैग कर रही है गवर्नमेंट की पॉलिसी। जो ओवरऑल अगर हम मैक्रो देखें ना तो हमारा टैक्स होना चाहिए 13000 अरब। अब उसकी माइक्रो मैनेजमेंट देखें तो उसमें टैक्स हमारा नेट जो है वो इस वक्त तकरीबन 8.5-9% है, वो होना चाहिए 17%। अगर 17% हमारा टैक्स क्या कहते हैं बेस अगर हमारा होगा, टैक्स टू GDP अगर 17% पे हमारा होगा
तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे ऊपर, आपके ऊपर टैक्स का बोझ आधा रह जाएगा, आधा बोझ जो है वो मेरे दूसरे भाई भी उठाएंगे। इस वक्त ये है कि वो पूरा मैं टैक्स का बोझ उठा रहा हूँ या आप उठा रहे हैं। तो बात यह है कि इसमें हेल्पिंग हैंड जो हैं वो मज़ीद आने चाहिए और वो टैक्स बेस बढ़ाने से ही होगा। तो उसमें वो सेक्टर्स जो कि ज़ाहिर अब तक टैक्स से मुस्तस्ना है, फिर उस तरफ भी थोड़ी नज़र डाली जाए कि वहाँ भी जो 2-4 बड़े शोबे हैं और उन पर टैक्स नहीं अप्लाई होता, उनको भी फिर टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। देखें, टैक्स अप्लाई तो होता है उन पर, वो देते नहीं। टैक्स तो है, हर एक आदमी के लिए टैक्स देना कंपलसरी है, सिवाय एग्रीकल्चर के हमारे मुल्क में, उसको हमने एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो उसके अलावा सबको देना चाहिए। वो जो सबको देना चाहिए वही 4,000 अरब रुपए का, तो उसमें गैप आ रहा है। बाकी एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में आना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहे हैं। जब एग्रीकल्चर को हम टैक्स नेट में लाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और उसमें फिर कॉर्पोरेट फार्मिंग भी आ जाएगी। और उसमें इस वक्त जो मेल प्रैक्टिसेस हैं या एक पुराने तरीके चल रहे हैं उसमें हमारे यहाँ जो ज़राअत के, वो चीज़ें फिर जदीद होना शुरू हो जाएंगी। टैक्स असल में जहाँ भी आता है फिर उसमें जिद्दत भी आती है। तो लिहाजा एक तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, दूसरे ये कि हमें FBR को भी रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है कि उसको और ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए, उसको और ज़्यादा फ्रेंडली होना चाहिए, उसको और ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो जब ये चीज़ें होंगी तो एक तो बिजनेसमैन का खौफ दूर होगा उनसे, और दूसरी ये कि फिर उसमें टैक्स कंप्लाइंस भी, उसमें जिद्दत आएगी तो वो बढ़ेगी। अभी एक FBR का जो एक नया एक चीज़ सामने आई है, जो मेजर्स उन्होंने लिया एनफोर्समेंट का, कि जो नॉन फाइलर हैं उनकी वो सिम ब्लॉक कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि उनका CNIC भी ब्लॉक कर देना चाहिए। सही। वो कह रहे हैं जी उनकी गैस भी बंद कर देंगे, उनकी बिजली भी बंद कर देंगे। मैं समझता हूँ कि गैस, बिजली और सिम के साथ साथ उनका CNIC भी ब्लॉक करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे, तो सर अब ये वाली चीज़ें करने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फिर उसको भी डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, किसी टेक्नोक्रेट के हवाले किया जाना चाहिए, चूँकि फिर इसमें जब वो गवर्नमेंट की मदाखलत होती है या हायर ऑफिशियल्स की तरफ से, जिस तरह शब्बर जैदी साहब के 2-4 बयानात ऐसे हैं कि उन्होंने कोई स्टेप लेना चाहो फिर उनको ऊपर से ऑर्डर्स आए कि ना करो, तो फिर इस चीज़ की भी बड़ी ज़रूरत है कि फिर चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो कोई और मिनिस्टर हो, वो इन्फ्लुएंस ना करे। देखें, पॉलिटिकल चीज़ें क्या होती हैं, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, आपने पढ़ी या मैंने अगर पढ़ी है तो वो है हुकूमत या मुल्क चलाने के साइंटिफिक तरीके, ये है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिशियन को दूर करना तो किसी भी मसले का हल नहीं है। पॉलिटिशियन ही है जिसने इस मुल्क को या इस इदारे को या दुनिया में पॉलिटिशियंस ही चलाते हैं। और उसका मतलब ये नहीं होता कि पॉलिटिशियन के आने से पॉलिटिसाइज हो जाएगा और उससे ये है कि वहाँ पे मेल प्रैक्टिसेस शुरू, ऐसा कतई नहीं है। असल में बात यह है कि ये मुल्क जो है किसी सिविलियन नहीं चलाना है, और उसके अंदर जो है अगर हम किसी टेक्नोक्रेट के लगाते हैं तो टेक्नोक्रेट के अंदर कैपेसिटी ये नहीं होती कि वो लोगों को भी साथ लेके चल सके। तो सियासत का मतलब और मुल्क चलाने का मतलब यह है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ लाएं कि जिसमें आप लोगों को भी साथ लेके चल सकें। तो ये एक ब्लेंड होता है। तो उस ब्लेंड को अगर हम किसी तरीके से भी अगर हम डिस्टर्ब कर देंगे और ख़राब कर देंगे तो चीज़ फिर ठीक चलेगी नहीं। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब, बहुत कीमती तजावीज़ आपने रखी हैं जो कि आवाम तक और फिर हुकाम बाला तक भी पहुँच चुकी होंगी, और इन पर अगर अमल किया जाएगा तो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो सकती है। अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़ाहिर है इस वक्त चूँकि सर्दी का जोर है, सर्दी आ रही है और लोग इसमें गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए लंडा बाज़ारों का भी रुख करते हैं, मगर बढ़ती हुई महंगाई इस पर भी अपने असरात छोड़ रही है और लंडा बाज़ारों में भी अभी पुराने कपड़ों और जूतों के जो नर्ख हैं, कीमतें हैं, वो आसमान पर जा पहुंची हैं। अब क्या इस पूरी सूरत हाल में लोग काबिल हैं कि वो ये जूते कपड़े और ख़रीद सकें, जो पुराने जो गरीब लोग हैं? इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर वापस आकर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो अब ये पूरी सूरत हाल आपने देखी, लोग इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार हैं। इस वक्त हमारे साथ उस्मान फारूकी साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान सेकंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के। उनसे ज़रा जानते हैं कि वो ये कारोबार भी करते हैं तो उन्हें और फिर लोगों को किन मुश्किलात का सामना रहता है। अब सर, ये जो इस वक्त मुतवस्सित तबका है, जो गरीब तबका है, जो कम पैसों में अपने लिए कुछ मुनासिब लिबास, जूते ले लिया करता था, वो भी अब इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वो ये लेने से गुरेज करता है। तो आपके पास लोग आते हैं और ज़ाहिर अपनी मुश्किल बयान करते हैं। ये इस महंगाई की बढ़ती हुई जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके असरात की ये वजह क्या है, पहले तो आप भी बताइएगा बुनियादी तौर पर। की वजह एक तो ये जो डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। डॉलर पहले 100 रुपए का था, अब डॉलर तकरीबन 290 रुपए का हो गया। उसकी वजह से हमारी लागत में इजाफा हो गया। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने इस पर 10% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी, जबकि लग्जरी आइटम्स पे ये ड्यूटी लगती है। रेगुलेटरी ड्यूटी सिर्फ कोई लग्जरी आइटम हो उस पर आप लगाते हैं, ठीक है, मगर सेकेंड हैंड क्लोथिंग को कपड़ों पर हर गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। मगर ये जो हमारी पिछली हुकूमत थी
इसने जबरदस्ती इस पे ये लागू कर दी, जिसकी वजह से हमारी। ठीक है, तो उस्मान साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत जो पीडीएम की थी उसने ये रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई है, अब उसके बाद इसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है? अच्छा ये बताइएगा उस्मान साहब, ये आपकी मसनूआत किसी एक मखसूस मुल्क से आती हैं या ये मुख्तलिफ ममालिक से आती हैं और इस ड्यूटी का इतलाक सब पर यकसा होता है, चाहे वो अमेरिका से आ रही हो, वो यूके से आ रही हो, वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही हो? ठीक है, चलें उस्मान साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उस्मान साहब को रिकनेक्ट करते हैं और फिर हम इस पर मज़ीद सूरत हाल पर बात करेंगे कि लंडा बाज़ार जो कि ज़ाहिर गरीबों के लिए वहाँ पर कपड़े मिलते हैं और गरीब लोग जाकर वहाँ से बासानी इस बढ़ती हुई महंगाई में कपड़े ख़रीदते हैं, तो वहाँ भी अब लोगों को दुगनी बल्कि 3 गुना ज़्यादा कीमत पर ये पैसे इस वक्त पैसे खर्च करके ये कपड़े मिल रहे हैं। और इसकी वजह उस्मान साहब ने जो अभी इनिशियली बताई कि रेगुलेटरी ड्यूटी गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से उसमें 10% का इजाफा किया गया, फिर जब एक्सचेंज रेट बढ़ा तो उस बढ़ते हुए एक्सचेंज रेट की वजह से अब ये पुराने कपड़े और पुराने जूते भी महंगे हो चुके हैं और इसका असर जाहिर है कि बराह रास्त मुतवस्सित तबके पर पड़ा है और उनकी क़ुव्वत ख़रीद भी शदीद मुतासिर हुई है। अब ये एक्सचेंज रेट के ख़िलाफ़ हुकूमत ने बड़ी इस मौजूदा हुकूमत ने कार्रवाई भी की है, कोशिश की है कि डॉलर की कदर को नीचे लाया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं ये इस तरह के जो छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं उनको भी बड़ी हद तक इस वक्त मुतासिर कर रहे हैं। अब ये इस वक्त तक की जो सूरत हाल है ये बड़ी ही इस वक्त परेशान कुन है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये सर्दी का मौसम है, इसका ज़ोर है और उसमें अगर उसको अपने ख़ानदान के लिए कुछ ख़रीदारी करनी है तो उसके लिए इस वक्त हालात खासे मुश्किल हैं। अब ज़रा कुछ मज़ीद मुश्किलात की तरफ बढ़ते हैं जो कि हिंदुस्तान के लिए पैदा हो रही हैं। FATF ने हिंदुस्तान में गैर कानूनी और गैर इंसानी कार्रवाइयों की तफसीली तफ्तीश के लिए एक टीम बनाई थी और उसको भारत भेजा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2009 से 2018 के दौरान 674.9 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और ये मनी लॉन्ड्रिंग ये डॉलर्स में हुई थी जो कि कई 100 खरब रुपए बनते हैं। खुर्रम शहजाद साहब हमारे माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद, इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो खुर्रम साहब, ये FATF की टीम गई है, ज़ाहिर है वो इंडिया में इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब ये मनी लॉन्ड्रिंग ये तो एक्सपोज हो चुका है भारत के चेहरा पूरी दुनिया के सामने, अब भारत को ग्रे लिस्ट में डालना कितना ज़रूरी है और कितना मैंडेट होता है इस तरह की टीम्स के पास जो FATF मुख्तलिफ मुल्कों में भेजती है, इनकी तजावीज़ को सामने रखते हुए ऐसा मुमकिन हो सकेगा? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें इसमें मुमकिन जो है या नहीं ये एक चैलेंज है और भारत को तो बहुत पहले जो है FATF की ग्रे लिस्ट होना चाहिए था, इनका ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए था। उसकी वजह यह है ब्लैक लिस्ट बहुत कम जो है कंट्रीज हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट तो होना ही चाहिए था क्योंकि आपको पता है इंडिया की जड़ है जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग का और क्वांटम वाइज भी साइज वाइज भी सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जो है, सबसे ज़्यादा इलीगल जो पैसे की जो है वो इंडिया से आता भी है और इंडिया जाता भी है। तो ये तो सब इसमें तो कोई दो राय नहीं है और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च हैं, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स हैं। तो इशू ये है कि उनका जो इकोनॉमिक मसल है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले 20 सालों में और आपको पता है इकॉनमी जब इम्प्रूव होती है, इकोनॉमिक मसल आपका बड़ा होता है तो आप बहुत सारे ऐसे काम भी करवा लेते हैं, ऐसे काम नहीं होने देते जैसे प्रिंसिपली हो जाने चाहिए। तो देखें यही प्रॉब्लम है दुनिया का कि जिसका इकोनॉमिक मसल स्ट्रॉन्ग है उसकी गलत बात भी चल जाती है, जिसका इकोनॉमिक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है उसकी सही बात भी नहीं चलती। तो ये अनफॉर्चुनेट बन चुका है दुनिया का। तो अभी यही कहते हैं कि पाकिस्तान की अगर बात मनवानी है और सही मानों में जो है हमने भी अपनी अगर कुछ चीज़ मनवानी है तो हमें अपना इकोनॉमिक काम करना पड़ेगा। तो सर इंडिया की बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, FATF की लिस्ट में टॉप होना चाहिए ग्रे लिस्ट में और यहाँ पे बहुत बड़ी लेवल पे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और आपने असले की बात अभी शायद नहीं की जी, तो असले का भी आपको पता है। जी शहर साहब, मैं ये सवाल आपको लेकर आ रहा था आपके सामने कि गुज़िश्ता 21 साल के हम स्टैट्स उठाएं तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा असला इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। अभी अब दुनिया का 11% असला इंपोर्ट कर रहा है। तो अब ये सारी चीज़ें दुनिया को नज़र आ रही हैं तो नज़रें क्यों बंद की हुई हैं? FATF क्यों अब तक कोई एक्शन लेने से कासिर है? क्या कुछ बड़ी ताकतों का प्रेशर है FATF पर? मेरे ख्याल में एक तो पहली बात ये है अच्छे से इम्पोर्ट करना या अपनी एक डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करना कोई बुरी बात नहीं है, हर कंट्री कर सकता है और हर कंट्री को करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। और उसको जो कंट्री इकोनॉमिकली अगेन मुझे नई बात आती है मार्केट जो है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है अब ये सब काम कर सकते हैं और अपना डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और सभी रस्ते से लेस कर सकते हैं।
तो आज इंडिया इसलिए इतना बड़ा इम्पोर्टर है क्योंकि इसका मसल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, इसका आपको पता है रीजन जाएंगे तो बहुत डिटेल बात हो जाएगी। बट बात यही है कि जब आपका इकोनॉमिक मसल स्ट्रॉन्ग होता है तो एसएटीएफ हो या फिर यूएस हो या फिर यूएसए हो या फिर G8 कंट्रीज हो, G20 कंट्रीज हो, ये सब फिर आपको बंद कर लें। तो बात ये कि इकोनॉमिक मसल इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल दुनिया को होस्ट के यहाँ पर लेने चाहिए, पहले देखना चाहिए कि इंडिया सबसे जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटर है मनी लॉन्ड्रिंग का, और साथ साथ खतरे की दौड़ में इतना आगे जा रहा है तो ये खतरा है रीजन यहाँ पे रीजन के लिए, वैसे दुनिया हमें ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि अब ज़ाहिर अमली कदम उठाना चाहिए और भारत को ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, और बहुत पहले ऐसा हो जाना चाहिए था। और कुछ देर पहले हम उस्मान फारूकी साहब से बात कर रहे थे जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सेकेंड हैंड क्लोथिंग मर्चेंट एसोसिएशन के, तो उनसे राब्ता फिर बहाल हो गया। उन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उस्मान साहब, ये अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि गुज़िश्ता हुकूमत में जो PDM की थी उसने रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई, 10% बढ़ाया, और उसके बाद फिर ये कीमतों में इजाफा हुआ है। नहीं, ये उससे पहले वाली हुकूमत जो थी इसमें रज़ाक दाऊद साहब जब वज़ीर तिजारत थे, सही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें इजाफा किया, रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई। जो साबका हुकूमत थी उसने इसमें इसको रेगुलेटरी ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया था, मगर बजट में इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, ये जो आपकी मसनूआत हैं ये किसी एक मखसूस मुल्क से आती हैं या ये मुख्तलिफ ममालिक से आप लोग मंगवाते हैं? और इस ड्यूटी का इतलाक सब ममालिक पर होता है, वो चाहे वो किसी अफ्रीकी मुल्क से आ रही हो, वो किसी यूरोप के मुल्क से आ रही हो, वो किसी अमरीकी मुल्क से आ रही हो? इसकी असल में बात यह है कि इसकी ITP वैल्यूज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत ज्यादा है, और ये तकरीबन सबसे ज्यादा अमेरिका से, यूरोप से, और हॉलैंड, जर्मनी और जनाब अली पोलैंड और दूसरे मुल्कों से आ रही है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान, कोरिया, चाइना तमाम मुल्कों से आ रही है। मगर इसमें हर जगह की जो है ना वैल्यूएशन जो है वो ITP डिफरेंट लगाई है। ठीक है, उस्मान साहब, डॉलर की आप भी कीमत बढ़ा देते हैं, ये बताइएगा कि जब डॉलर की कीमत नीचे आती है तो क्या आपकी भी कीमत खरीद कम होती है, कीमतें आप भी नीचे लेकर आते हैं, या फिर जिस तरह बाकी सेक्टर्स में होता है कि अगर एक बार कीमत बढ़ गई तो बस बढ़ गई, फिर वो कभी कम नहीं होती? डॉलर पे इस वक्त बड़ी अनडेफिनेट पोजीशन पे जा रहा है। इस वक्त कोई पता नहीं कि डॉलर कितने का हो जाएगा। लोगों की फोरकास्टिंग तो ये हो रही है कि डॉलर शायद खुदा ना करे कि ये 300 से भी अब चला जाएगा, जो कि हमारे लिए, सबके लिए। तो उस्मान साहब, गुज़िश्ता से जब से ये रेगुलेटरी ड्यूटी लगी और कीमतें ख़रीद आपकी बढ़ गई तो आपका कारोबार भी मुतासिर हुआ होगा। पहले कितने लोग आपके पास आते थे, ख़रीदारी करते थे, और अब कितने लोग आते हैं और उसमें कितने लोग ख़रीदारी करते हैं? ये रुझान में कितनी कमी आई है ख़रीदारी के? फिलहाल तो ऐसा पैकेज हमारे नज़र में नहीं आ रहा कि हम ये कहें कि जी, मगर बात यह है कि इस वक्त जो है महंगाई कितनी बढ़ गई है। आप देखें ना कि एक मामूली कुर्ता शलवार जो है वो भी अगर खरीदने को आम आदमी जाता है तो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए तो उसकी सिलाई है, और कपड़े की कीमत अलावा है तो 2-3 हजार रुपए तो कपड़े की कीमत हो गई। तकरीबन एक कुर्ता शलवार जो है ना 3,500 से 4,000 रुपए का पड़ता है। तो जो हमारे डिमांड में भी कमी नहीं आ रही, उसकी वजह से बहुत से लोग जो सेकेंड हैंड क्लोथिंग के कपड़े नहीं पहनते थे। ये उस्मान साहब, 25% की जो कमी आई है, तो अब इन गरीब अफराद की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए, कुछ इनकी मदद के लिए कोई ऐसा पैकेज आप लोगों के पास नहीं होता, कोई सस्ता पैकेज कि ये खरीद सकें आपसे चीज़ें? नहीं ऐसा ये कमोडिटीज वगैरह में ऐसा हो सकता है, हमारे कारोबार में ऐसा नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है ना सर्दियों का मौसम आ रहा है, इसमें ज़्यादातर शुमाली इलाका जात के लोगों के लिए ये एक नेमत है कि वो पुराने जूते, बूट्स वगैरह पहन के अपने सर्द मौसम का मुकाबला कर सकते हैं। और गर्म कपड़े जो है ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान का इलाका है, आपका जनूबी पंजाब है,
ये ज़्यादातर बैकवर्ड लोग हैं। और अच्छा उस्मान साहब, ये कई हम देखते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी भी होती है, खुद कीमत बढ़ा दी जाती है, बड़ी मकदार में माल को स्टॉक कर लिया जाता है और कभी डॉलर की कीमत बढ़ने का इंतज़ार किया जाता है कि फिर उसके बाद माल को निकाला जाए, मुनाफा कमाया जाए। आपके कारोबार में भी ऐसा ही होता है कि सीज़न आती कीमतें आसमान पर पहुँच जाती हैं और फिर गर्मी के मौसम में आपकी मसनूआत की कीमतें कम होती हैं या फिर ये पूरे साल ही मुस्तकिल रहती हैं? ये एक जैसे ही रहती है। अक्सर में बात ये है कि डिमांड जो है ना, वो जो रिटेलर है वो इसकी अपनी प्राइस ऊपर नीचे कर लेता है। हमारे पास तो सिक्के बंद जो है प्राइसेस रेगुलरली चल रही है, वो थ्रू आउट 12 महीने वही चलती है। हमारा कारोबार जो है वो हम होलसेल का बिजनेस है हमारा। हमारे पास कंटेनर आता है और उसमें से माल जो है ना हम वो करते हैं। ठीक है, तो उस्मान साहब से आपका कोई मुतालबा है, चूंकि ज़ाहिर है आपका जो कारोबार है गरीब लोग उससे बराह रास्त मुंसलिक हैं, तो कोई ऐसी तजवीज़ के उसमें आपके कारोबार में भी बेहतरी आए और गरीब लोगों को भी कम कीमत में मसनूआत मिले? हुकूमत यही फिलहाल तो हमारी मदद ये करेगी, ये रेगुलेटरी ड्यूटी को जो है ना वो कम कर, इसे ख़त्म कर दे। और दूसरी अर्जी है कि इस वक्त जो है ना हमें इम्पोर्ट के पोजीशन में बैंक्स वगैरह जो है ना एलसीज वगैरह नहीं खोल रहे, इसमें भी काफी इस वक्त और इसको एसेंशियल आइटम में डाला जाए, क्योंकि आम आदमी की इससे बराह रास्त ताल्लुक है। मैं आपको एक और मिसाल दूं कि जिस वक्त कुर्ता शलवार आया था, भुट्टो साहब के जमाने में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उस वक्त 100 रुपए का कुर्ता शलवार आया था, जिसकी वजह से हर गरीब अमीर हर आदमी इसको पहनता था। आज वही कुर्ता शलवार 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का कॉस्टिंग हो रही है। तो इसकी वजह से हमारे बिजनेस में जिस वक्त ये 100 रुपए का कुर्ता शलवार आया तो उस वक्त लोगों ने पुराने कपड़े पहनने छोड़ दिए थे। हमारा बिजनेस बड़ा अफेक्टेड हुआ था। ये बात मैं 1971-72 की कर रहा हूँ और मैं भी इस वक्त 50 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान फारूकी साहब मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि इस वक्त गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है, चाहे वो नई और ब्रांडेड अशिया लेने जाए या फिर पुराने लुंडा बाजारों का रुख करे, लेकिन एक गरीब के लिए इस वक्त कोई रिलीफ नहीं है। आज के प्रोग्राम से इसी नोट पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।